नमस्कार बच्चों, YouTube चैनल शिक्षालय में आपका पुनः स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। बहुत ही प्यारा टॉपिक अब हम पढ़ने वाले हैं। तीसरे पड़ाव पर हम आ गए हैं हेलो एल्केन्स के। थर्ड मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स बाय हैलाइड एक्सचेंज मेथड। अब तक हमने हेलो एल्केन्स को अल्कोहल से बनाया, उसके बाद हाइड्रोकार्बन यानी कि एल्केन और एल्कीन दोनों से बनाया, और ये तीसरा मेथड है जहाँ हैलाइड एक्सचेंज होगा। हैलाइड आप समझते हैं, हेलोजन जब किसी के साथ जुड़ जाता है तो वो हैलाइड कहलाया जाता है। हेलोजन कोई भी हो सकता है। इस पर्टिकुलर केस में फ्लोरीन नहीं होगा, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है ना। पर्टिकुलरली हम यहाँ पर इन दोनों की बात करेंगे, क्लोरीन और ब्रोमीन की, ठीक है ना। कैसे, और आयोडीन की कहाँ हम बात करेंगे वो भी देखते हैं, सबको समझेंगे। सुनिए, इस प्रोसेस को जहाँ हेलोजन एक्सचेंज होता है उसको हम फिंकरस्टीन्स मेथड भी कहते हैं। ये नाम बाद में याद कीजिएगा, पहले इक्वेशन समझते हैं। मान लीजिए आपने कोई भी एल्केन लिया, हेलो एल्केन लिया, जैसे कि C2H5Br, ठीक है। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, आप यहाँ पर हेलो एल्केन लेंगे तो उस हेलो एल्केन में पर्टिकुलरली आप, जैसे हमने यहाँ पे पर्टिकुलरली ब्रोमो इथेन लिया है, ठीक है, हमने यहाँ पर ब्रोमो इथेन लिया है। आप यहाँ पर क्लोरो इथेन भी ले सकते थे, दोनों में से कुछ भी ले सकते थे। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पहले इसका नाम लिख लेते हैं, ठीक है। क्या है, ब्रोमो इथेन, राइट। हम इसका रिएक्शन कराएंगे NaI, ठीक, क्या होता है, सोडियम आयोडाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन। आप या तो एसीटोन लेंगे या फिर आप मिथेनॉल भी ले सकते हैं। बारी बारी से इसका फॉर्मूला ही बताती हूँ। अब होगा क्या, ये देखिए ब्रोमीन है यहाँ पर और ये है आयोडीन, दोनों ही हेलोजन है। ब्रोमीन भी हेलोजन है, आयोडीन भी हेलोजन है। ये दोनों एक दूसरे की जगह एक्सचेंज कर लेंगे। एक्सचेंज करने का क्या मतलब हो गया, एक्सचेंज करने का मतलब हो गया आयोडीन यहाँ आ जाएगा, यानी कि ये प्रोडक्ट बन जाएगा आपका C2H5I। C2H5I, इसको आप क्या बोलेंगे, आयोडो इथेन। प्लस आपके पास अब बचा क्या, जब I यहाँ पर आ गया तो आपके पास बचा Na और Br, तो ये हो जाएगा आपका NaBr, ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। इस पूरे मेथड में हमने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ एक हेलो एल्कीन लिया और उसका ट्रीटमेंट NaI से कराया। पर ये आसान सी दिखने वाली इक्वेशन में ना एक बहुत मिठास है, उस मिठास को सुनिए, क्योंकि उसी की वजह से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कॉम्पिटिशन्स में, अगर आपकी टीचर पूछेंगी तो। वो क्वेश्चन ये है कि सोडियम आयोडाइड ही क्यों इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि सोडियम आयोडाइड इज सॉल्युबल इन एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, एसीटोन CH3CO CH3 होता है, एल्डिहाइड है। और मिथेनॉल क्या होता है, एक अल्कोहल है, मिथेनॉल CH3OH, ठीक है, ये मिथेनॉल होता है CH3OH, और CH3CO CH3 होता है एसीटोन। आपको किताबों में लिखा मिल जाएगा रिफ्लक्स। तो अब आप रिफ्लक्स का मतलब समझते हैं कि हमने फ्लास्क में इन दोनों चीज़ों को ले लिया और जो वेपर्स होंगे वो कंडेंस हो के दोबारा से फ्लास्क में आते जाएंगे, और इस तरीके से ये दोनों के दोनों कंपाउंड बन जाएंगे। तो अगर आप रिफ्लक्स लिखा देखें तो आप समझ जाएंगे, आप पढ़ चुके हैं इसको ऑलरेडी। खैर, दोबारा इक्वेशन पर आते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर एक ब्रोमो इथेन लिया है, आप क्लोरो इथेन भी ले सकते हैं, पर उसका रिएक्शन आपको पर्टिकुलरली NaI से ही कराना होगा। आप यहाँ पर NaBr या फिर NaCl नहीं ले सकते हैं। पहली बात तो ये समझो कि अगर यहाँ पर C2H5Cl लोगे तो डेफिनेटली NaCl नहीं ले सकते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर आपने Br लिया है, C2H5Br लिया है, तो Br के केस में ये नहीं ले सकते, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, अगर आप यहाँ पर C2H5Br ले रहे हैं तो आप उसके साथ NaCl का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे C2H5Cl लिया होता तो NaBr का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते थे। ले देके आप सिर्फ एक सोडियम आयोडाइड का ही प्रयोग कर सकते हैं। कारण ये है कि सोडियम आयोडाइड एसीटोन में, आप इसमें से कुछ एक लेंगे, या तो ये लेंगे या फिर ये लेंगे, दोनों नहीं लिखेंगे,
आप दोनों में से कोई एक लेंगे, ठीक है। अगर एसीटोन दिखा रहे हैं तो मिथेनॉल नहीं दिखाएंगे, मिथेनॉल लिख रहे हैं तो एसीटोन नहीं दिखाएंगे। खैर दोबारा मुद्दे पे आते हैं। सोडियम आयोडाइड जो होता है वो एसीटोन में अच्छे से सॉल्युबल होता है या मिथेनॉल में अच्छे से सॉल्युबल होता है। क्योंकि ये बढ़िया करके सॉल्युबल हो जाता है, इसीलिए जो इक्वेशन है ना उसका इक्विलिब्रियम आप इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। आप 11th में पढ़कर आए हैं कि इक्विलिब्रियम अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब कि इक्वेशन सक्सेसफुल हो गई, आपके प्रोडक्ट्स बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सिर्फ इस NaI के केस में होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन का मतलब होता है हेलोजन एक्सचेंज होंगे। ऑलराइट, कंपाउंड आप जिसका NaI से ट्रीटमेंट करा रहे हैं वो C2H5 Br भी हो सकता है, कोई भी ब्रोमो हेलोजन हो ब्रोमो इथेन हो सकता है, मतलब हेलोजन के हाइड्रोकार्बन के साथ ब्रोमीन जुड़ा हो सकता है या फिर हाइड्रोकार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ा हो सकता है। हाइड्रोकार्बन क्यों कह रही हो, क्योंकि हायर होमोलोग भी आप ले सकते हो, लेकिन उसका ट्रीटमेंट आप सिर्फ सोडियम आयोडाइड के साथ ही कराएंगे, क्योंकि सोडियम आयोडाइड ही एकमात्र ऐसा है जो इस एसीटोन के साथ बढ़िया करके सॉल्युबल हो जाता है, या फिर अगर आप मिथेनॉल लोगे तो उसके साथ बढ़िया करके सॉल्युबल हो जाएगा। क्योंकि एसीटोन इन दोनों के साथ सॉल्युबल हो सकता है, दो में से एक लेंगे आप इक्वेशन में, सॉल्युबल हो सकता है, इस वजह से जो इक्विलिब्रियम है इस रिएक्शन का वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाने की वजह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है बढ़िया करके, और जो फिंकलस्टीन्स रिएक्शन है वो सक्सेसफुल हो जाती है, प्रोडक्ट मिल जाता है आपको। एक और चीज़ याद रखिए कि ये जो रिजल्ट्स होते हैं ये प्राइमरी हैलाइड में बेटर होते हैं, ठीक है ना। प्राइमरी हैलाइड में बेटर रिजल्ट देता है। प्राइमरी का मतलब समझ गए, जिसमें सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप है। अगर मान लीजिए कि दो एल्काइल ग्रुप होते, जैसे यहाँ पे ब्रोमीन जुड़ा है, ये यहाँ पर भी एक CH3 होता है, यहाँ पर भी एक CH3 होता, ठीक है, यहाँ पर एक मान लो H होता तो ये सेकेंडरी हो जाता। यहाँ पर भी मान लो CH3 होता या C2H5 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 तीनों तरफ होते तो ये टर्शरी हो जाता, राइट। तो प्राइमरी का क्या मतलब है कि ओनली वन एल्काइल ग्रुप इज जॉइंड। अगर किसी के साथ दो एल्काइल ग्रुप जुड़े हो तो सेकेंडरी होता है, तीन एल्काइल जुड़ गए हो तो वो टर्शरी हो जाता है। यानी ब्रोमीन के साथ दो एल्काइल ग्रुप होते, भले वो CH3 या C2H5, तो वो सेकेंडरी होता, और तीन ग्रुप होते तो वो टर्शरी होता। लेकिन हमने कहा कि फिंकलस्टीन्स रिएक्शन प्राइमरी हैलाइड्स के साथ बेटर रिजल्ट शो करती है। ऑलराइट, तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन था आपका। आई होप आपको इसमें समस्या नहीं होगी। ये याद रखिएगा, फिंकलस्टीन्स रिएक्शन, ठीक है। ये तीसरा मेथड है हैलाइड एक्सचेंज। आपने हेलोजन्स को सिर्फ एक्सचेंज किया है, याद रहेगा, ठीक है। एक रिव्यू ले लेते हैं। C2H5Br लीजिए या C2H5Cl लीजिए, आपको अल्टीमेटली NaI से ही ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा, क्योंकि NaI ही है जो एसीटोन के साथ डिजोल्व हो जाता है। अगर आप एसीटोन लेते हैं तो, मिथेनॉल लेते हैं तो उसके साथ भी NaI ही डिजोल्व हो सकता है। NaCl या फिर NaBr को आप यहाँ नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो डिजोल्व नहीं होता है इन दोनों में से किसी में भी, ठीक है। क्योंकि NaI डिजोल्व हो जाता है एसीटोन में अगर आप एसीटोन लेते हैं तो, या फिर मिथेनॉल में अगर आप मिथेनॉल लेते हैं तो। इसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम है इक्वेशन का वो फॉरवर्ड हो जाता है, पुश हो जाता है, और उसकी वजह से बढ़िया प्रोडक्ट आपको मिल जाते हैं। ये रिएक्शन ज्यादातर फिंकलस्टीन्स प्राइमरी हैलाइड में ज्यादा इफेक्टिव होते हैं। ऑलराइट, और एक और चीज समझिए, जैसे आपने यहाँ पर एक आयोडोइथेन बना दिया, ठीक है। अगर आप क्लोरीन लेते तो क्लोरोइथेन भी आप बना ही देते, लेकिन यहाँ पर मतलब कि फ्लोरोइथेन आप नहीं बना सकते हैं, फ्लोरीन वाला कंपाउंड आप नहीं बना सकते। अब क्यों नहीं बना सकते, उसका कारण हम आगे समझेंगे। अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है कि हाँ ठीक है, आई थिंक हो गया कवर, क्योंकि आयोडीन तो आ ही गया ना, यहाँ पे क्लोरीन भी आ ही जाता, क्लोरीन अगर आप लेते तो वहां शिफ्ट हो जाता, राइट, फ्लोरीन ही बचा। तो फ्लोरीन क्यों रिएक्ट नहीं करता है इस प्रोसेस से, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, राइट। टुकड़ों में मैं आपको केमिस्ट्री समझाऊंगी, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं चाहती हूँ छोटे छोटे टॉपिक्स आप सुने, धैर्य से सुने, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके जेस्ट को समझें, ताकि जब कभी भी आप आगे पढ़ें तो आप कंफ्यूज ना हो किसी भी चीज को लेकर, राइट। So this was preparation of haloalkanes by halide exchange method, Finkelstein process या फिर Finkelstein's reaction। ठीक, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अगले लेक्चर में हम जानेंगे फ्लोरीन यहाँ क्यों एप्लीकेबल नहीं है। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। उसके लिए आप शिक्षालय नहीं आना चाहते तो हर वो टॉपिक
जो आपको दिक्कत करता है, आप अपने टीचर से भी पूछेंगे ना, कोई टीचर मना नहीं करेगा समझाने के लिए। अगर टीचर मना करते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कि बजाय इसके कि आप ट्यूशन्स जाएं और अपने पेरेंट्स का पैसा वहाँ पर लगाएं, जो बहुत ही मेहनत से कमाया हुआ पेरेंट्स का पैसा होता है, और पेरेंट्स बड़ी त्याग बलिदान करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं खरीदेंगे, आपके लिए देंगे। तो आप YouTube सर्च कर सकते हैं, बशर्ते आप में इतनी काबिलियत हो, आप में इतना सेल्फ कंट्रोल हो कि आप YouTube के अलावा कहीं और नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन लेक्चर्स को भी सुनेंगे तो आपको बारीकियों से हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, बट देन एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी चॉइस होती है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको बातें नहीं करेंगे, ठीक है। अपने लक्ष्य की ओर साध के रखिए अपना सारा अटेंशन, लक्ष्य आपको डेफिनेटली प्राप्त होगा, जय भी आपकी जरूर होगी, बस डटे रहिए, घबराइए मत, डरिए मत, कदम पीछे मत रखिए, हमेशा आगे बढ़ने का सोचिए, ठीक है। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, नमस्कार।